मैं राहुल कॉमर्स एग्ज़ाम वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। मैं एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जीआईसी कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, जिसका एग्ज़ाम आपका 19 सितंबर 2021 को लगा हुआ है। एडमिट कार्ड भी आ गए हैं इस एग्ज़ाम के और सेंटर सब्जेक्ट वाइज भेजा गया है तथा वाणिज्य वर्ग या वाणिज्य सब्जेक्ट का जो सेंटर है वो आपका अयोध्या ज़िले में भेजा गया है। तो जिन भी छात्रों ने एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उनका सेंटर किस कॉलेज में अयोध्या में गया है। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको कॉमर्स और जीएस से रिलेटेड न्यू वीडियो की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर्थिक चिट्ठे में संपत्तियों को दिखाया जाता है। तो जो आर्थिक चिट्ठे में संपत्तियों को किस तरह दिखाया जाता है, स्थायित्व के आधार पर, बाजार मूल्य, पुस्तक मूल्य या तरलता के आधार पर। तो हम जैसा कि जानते हैं या नहीं पता है तो हमें आर्थिक चिट्ठे में संपत्तियों को पुस्तक मूल्य पर दिखाया जाता है, यानी बुक वैल्यू पर आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है संपत्तियों को। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। इसमें क्या है, खुदरा रोकड़ बही में शेष है। जो खुदरा रोकड़ बही का शेष होता है वो क्या होता है, तो खुदरा रोकड़ बही का शेष हमारा एक संपत्ति होता है क्योंकि उसमें कैश बैलेंस बचता है जो हमारा एसेट्स या आर्थिक चिट्ठे की संपत्ति है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पर हम आ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है वसूली अवधारणा। वसूली की अवधारणा क्या है, जब आदेश प्राप्त हो जाए, जब ग्राहकों को माल की आपूर्ति दे दी जाए, जब देनदार से रकम प्राप्त हो जाए। तो जब वसूली की अवधारणा की हम बात करते हैं तो वसूली की अवधारणा तभी पूर्ण मानी जाती है जब ग्राहकों को माल की आपूर्ति दे दी जाए, यानी हम ग्राहकों को माल की आपूर्ति दे दें, ग्राहक उस माल को स्वीकार कर ले, तभी वसूली की अवधारणा पूर्ण मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, व्यवसाय के शुद्ध मूल्य से क्या आशय है। तो व्यवसाय की शुद्ध मूल्य यानी नेटवर्थ जो होती है किसी भी बिजनेस की, नेटवर्थ क्या होती है, तो नेटवर्थ आपकी कुल संपत्तियों से कुल दायित्व को जब माइनस किया जाता है तो आपकी नेटवर्थ आती है। तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ये आपका जो है न्यूमेरिकल है। इसमें लिखा हुआ है यदि बिक्री 1,20,000 है, सकल लाभ लागत का 1/3 है, क्रय 98,000 है, अंतिम रहतिया 48,000 है, तो आरंभिक रहतिया क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सकल लाभ निकाल लेंगे, देन उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट से ओपनिंग स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं, यानी आरंभिक रहतियों को निकाल सकते हैं। तो चलिए क्लोजिंग जो है हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1,20,000, 1,20,000 आपका दिया हुआ है सेल और बोला गया है कि सकल लाभ लागत का 1/3 है। तो जब लागत का 1/3 होगा तो हम किस तरह से करेंगे, देखिए 1,20,000 इंटू 33.33, क्योंकि आप 100 का 1/3 निकालेंगे तो 33.33 और हम नीचे 133.33 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जब लागत का है तो जो परसेंटेज ऊपर होगा वो 100 में नीचे प्लस हो जाएगा। फिर जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 30,000 आएगा। कितना आएगा, 30,000 आपका आएगा। जब ग्रॉस प्रॉफिट आपका 30,000 आ जाएगा तब हम क्या करेंगे कि 1,20,000 सेल और क्लोजिंग स्टॉक 18,000, इन दोनों को प्लस करेंगे और 98,000 क्रय आपका। तो देखिए किस तरह से होगा, 1,20,000 और 18,000 हो जाएगा आपका 1,38,000, ये हो जाएगा। उसके बाद 98 और 30 आपका कितना हो जाएगा, 1,28,000 और हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका 10,000 जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। एक आर्थिक चिट्ठे में ऋणपत्र धारक द्वारा शोधित ऋणपत्र जिसका भुगतान नहीं प्राप्त किया गया है उसको कहाँ दिखाया जाएगा। तो जिस भी ऋणपत्र का भुगतान नहीं प्राप्त हुआ होता है तो उसे हम
असुरक्षित ऋण मानते हैं, तो हम उसे असुरक्षित ऋण में दिखाएंगे, यानी अनसिक्योर्ड लोन में दिखाया जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो समीकरण आपको जैसे कि पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी बिके हुए माल की लागत क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है। अब इसमें हमें देखना है कि सही कौन सा है। विक्रय माल की लागत बराबर विक्रय माल की लागत माइनस अंतिम रहतिया या अंतिम स्कंद माइनस क्रय, तो क्या हमारा आरंभिक स्कंद निकल आएगा? जी हाँ, ये निकल आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम ओपनिंग स्टॉक को बाईपास कराएंगे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमें निकालना है, तो विक्रय माल जब प्लस में होगा वो इस तरफ आएगा बराबर के, तो वो माइनस में हो जाएगा। तो आपका इससे आरंभिक रहतिया नहीं निकलेगा। आप प्रश्न देखिए, सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है तो हमारा इस तरह से ये नहीं निकलेगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सत्य है। ठीक है, ये सत्य है। उसके बाद हम देखेंगे क्या है, क्रय आरंभिक स्कंद विक्रय माल की लागत बराबर अंतिम रहतिया। जी नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ये सही है, इससे भी अंतिम रहतिया निकल आएगा। उसके बाद है आरंभिक स्कंद प्लस क्रय माइनस अंतिम स्कंद बराबर विक्रय माल की लागत, यानी जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या हमने बताया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये बिल्कुल सही है। और हमारा पूछा क्या गया है, जो नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक यानी अंतिम रहतिया विक्रय माल की लागत माइनस क्रय बराबर आरंभिक रहतिया। जी हाँ, अंतिम रहतिया और विक्रय माल को प्लस करेंगे, क्रय को माइनस करेंगे, तो आपका ओपनिंग स्टॉक निकल आएगा। तो यानी हमारा जो ऑप्शन ए है वो गलत दिया हुआ है, यानी वो समीकरण गलत है, अर्थात 47 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, जिसमें पूछा गया है, जब एक कंपनी अपने ऋणपत्रों को विनियोग के रूप में क्रय करती है तो निजी ऋणपत्र खाता डेबिट किया जाता है। तो निजी ऋणपत्र खाता डेबिट किया जाता है किसमें? तो हम देखते हैं ऋणपत्र के अंकित मूल्य से, ऋणपत्रों के चुकता मूल्य से, या फिर ऋणपत्रों के लिए प्रदत्त राशि से, ऋणपत्रों के अंकित प्रदत्त राशि के अंतर से। तो जब ऐसा होता है तो हमारा ऋणपत्रों के प्रदत्त राशि से ही उसे डेबिट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे आपको क्या दिया है, जब साझेदारों को अपनी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो सामान्यतः गणना की जाती है। जब पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो जो वर्ष के प्रारंभ में पूंजी होती है उसी पर ब्याज की गणना की जाती है। याद रखिएगा कि अगर साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो आरंभ की पूंजी पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पर हम आ जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है, साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में संदिग्ध ऋणों के प्रावधान का हस्तांतरण कहाँ किया जाता है? यानी जो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स होते हैं देनदारों पर, तो जब साझेदारी का विघटन होता है तो उन्हें कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? तो उन्हें हम वसूली खाते में हस्तांतरित करते हैं। ठीक है, वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है आपका क्रेडिट साइड में। उसके बाद हम आ जाते हैं, गैट बोनस योजना मिश्रित रूप है। किसका मिश्रित रूप है? गैट बोनस योजना। तो हाल से तथा टेलर की योजना जो है उसका मिश्रित रूप जो है वो गैट बोनस योजना है। किसकी? हाल से और टेलर की योजना का। उसके बाद हम आ जाते हैं, स्थिर और परिवर्तनशील लागत वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। स्थिर और परिवर्तनशील लागत वर्गीकरण महत्वपूर्ण है किसमें? तो चलिए हम देखते हैं, ये आपका परिचालन लागत के निर्धारण में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, स्थिर और परिवर्तनशील लागत का वर्गीकरण अगर आप परिचालन लागत में नहीं करते हैं तो फिर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, एक शिक्षण संस्थान जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं की आय किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त है? एक शिक्षण संस्थान यानी जो नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स होते हैं या नॉन प्रॉफिटेबल एसोसिएशंस होते हैं, उनकी आय किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त है? तो कर मुक्त होगी आपकी 10(23)(c) की धारा के अनुसार इनकी आय कर मुक्त होती है, यानी इनटैक्सेबल या टैक्स फ्री होती है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर लीजिए। आपको इसी तरह की
धुआंधार और बेहतरीन क्वेश्चंस मिलते रहेंगे लगातार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए और कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक वीडियो को पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रॉफिट हो सके और परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वो अपने सपनों को पूरा कर सके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए.के. झा का भारत में 18 अप्रैल 1986 को जन्म हुआ। बाद में उसने संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली। उनके ना तो माता पिता और ना ही दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ। ऐसी स्थिति में ए.के. झा क्या होंगे? तो ऐसे में ए.के. झा जो है एक विदेशी व्यक्ति होंगे, क्योंकि जिनके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में नहीं हुआ और वो सिर्फ भारत में जन्मे हैं और उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली और उनका कोई भी पूर्वज भारत का नागरिक नहीं रहा है, तो फिर वो एक विदेशी व्यक्ति ही माने जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 इसमें दिया हुआ है। एक व्यक्ति जो किसी गत वर्ष के निवासी हैं अगले गत वर्ष में होगा। जो गत वर्ष में निवासी है तो अगले गत वर्ष में क्या होगा? तो वो अगले गत वर्ष में देखिए क्या होगा, साधारण निवासी, अनिवासी या निवासी। जी नहीं, ये कोई नहीं होगा इसमें से। आपका ऑप्शन डी देखते हैं क्या है। ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है तीनों में से कोई नहीं। जी हाँ, ये तीनों में से कोई नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन विषम या ऑड है? आंतरिक समन्वय, लंबवत समन्वय, स्वसमन्वय, बाह्य समन्वय। तो इसमें स्वसमन्वय कुछ होता ही नहीं है। खुद से ही क्या समन्वय? खुद तो सिंगल ही होता है पर्सन, तो खुद से कोई समन्वय नहीं होगा, तो यानी सी सही हो जाएगा। इसमें से ये विषम है। आंतरिक समन्वय होता है, लंबवत समन्वय भी होता है यानी एक डायरेक्शन में चलते हैं, बाह्य समन्वय यानी बाहरी लोगों से हम जो समन्वय करते हैं। स्वसमन्वय का क्या मतलब है? हम एक पर्सन अपने से क्या समन्वय करेगा, वो तो खुद अकेला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। अभिप्रेरणा मोटिवेशन हित में है किसके? कर्मचारी के, स्वामी के, सरकार के या उपयुक्त सभी के? तो अगर देखा जाए तो जो अभिप्रेरणा है वो सभी के हित में है, तो उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं पर्ट। पर्ट का आविष्कार कब हुआ था? पर्ट का आविष्कार 1958 यानी 1958 में हुआ था। उसके बाद आता है नेता के मार्गदर्शन का कारण होता है। नेता के मार्गदर्शन का कारण क्या होता है? तो 59 में इसमें सी सही हो जाएगा, प्रभाव, यानी जो उसका इन्फ्लुएंस होता है। यानी नेता के मार्गदर्शन का क्या कारण होता है? उसका जो प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंस होता है, यानी हम उसे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं नेता को हमेशा, तो उसका जो प्रभाव होता है वही उसके नेतृत्व का या मार्गदर्शन का कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 60 देखते हैं। संगठन विकास की अवधारणा है। संगठन विकास की जो अवधारणा है वो क्या है? संगठन विकास की अवधारणा संगठनात्मक परिवर्तन है, यानी जो विकास होता है उसमें संगठनात्मक यानी एक ग्रुप में जो परिवर्तन होता है वही उसके विकास की अवधारणा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा उद्देश्य नहीं है? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा उद्देश्य नहीं है? राज्यों को आर्थिक शक्ति प्रदान करना, सार्वजनिक सेवा प्रदान करना, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना, औद्योगिकरण का आधार प्रदान करना। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं वो उनका राज्यों को आर्थिक शक्ति प्रदान करना कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी ये तीनों उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में, सरकारी जो क्षेत्र होते हैं वो सार्वजनिक सेवा प्रदान करते हैं, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करते हैं, औद्योगिकरण का आधार भी प्रदान करते हैं, लेकिन राज्यों को आर्थिक सेवा नहीं देते हैं। ठीक है, ये इनका उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयताकार अतिपरवलय द्वारा प्रदर्शित होता है? तो इसमें हम देखते हैं कौन सा, स्थिर औसत स्थिर लागत वक्र, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र, उत्पादन संभावना वक्र या विस्तार पथ। तो इसमें जो हमारा एक आयताकार में प्रदर्शित होगा वो विस्तार पथ होगा। बाकी तो ये सब जो है बाईं की ओर झुके होते हैं, ये वक्र हैं। बाकी ये विस्तार पथ है जो आयताकार इस तरह से आपको प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही मिलेगा आपको। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए से क्वेश्चंस की। अब देखिए क्या है कि कॉब डगलस द्वारा फलन में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अगर x = हम उत्पादन मानते हैं, l = श्रम या लेबर मानते हैं, k = कैपिटल मानते हैं, तो इसमें से जो है डगलस उत्पाद फलन में कौन सा सही है? तो डगलस उत्पाद फलन में हमारा जो है आपका
स्थानापति लोच इकाई के बराबर है। आपका यही वाला सही होगा। पहला ही स्थानापन्न यानी डगलस ने जो उत्पादन फलन का नियम दिया था उसमें ये दिया था कि स्थानपति लोच इकाई के बराबर होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह की और सारी ढेर सारी वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।